लोग अपने इस जॉब को छोड़ के वापस दरभंगा लौटे और मैं बिल्कुल ईमानदारी से अगर कहूँ तो पहले 2-3 महीने हम लोग बिल्कुल ब्लैंक थे। जब मैं आया यहाँ पर नियत तो थी लेकिन हमारी हैसियत नहीं। हमारे पास शिक्षा क्षेत्र में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं था। हमें ये नहीं मालूम था कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल गौरव और मैं बिहार के दरभंगा से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2016 में मैं जब लगभग 25 सालों के बाद इस शहर में लौटा, उस वक्त मेरे और मेरी पत्नी के पास एक अच्छी खासी नौकरी हुआ करती थी मुंबई में। और मेरे पिताजी ने यहाँ दरभंगा पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल की शुरुआत की थी और हम चाहते थे कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करें और यही सोच करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग अपने इस जॉब को छोड़ के वापस उस शहर को चलें, जिस शहर को मैंने पर्सनली 25 साल पहले छोड़ दिया था। क्लास 6 में जब मेरा एडमिशन ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में हुआ, उस वक्त पहली बार मैं इस शहर से निकला और उसके बाद इस शहर के साथ मेरा रिश्ता केवल छुट्टियों भर का था। अपनी स्कूली पढ़ाई करने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। फिर मैंने जी न्यूज़ में काम किया एज ए रिपोर्टर, एक डॉक्यूमेंट्री मेकर की तरह मैंने काम किया बीएजे फिल्म्स और न्यूज़ 24 में। पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे और मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई करूँगा और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद मैंने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को ज्वाइन किया। 11 साल की नौकरी 11 अलग-अलग राज्यों में। मैंने पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये चारों हिस्सों में काम किया है। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, पौंडीचेरी तक, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सब जगहों पर मैंने काम किया। जब भी मैं उन जगहों पे काम कर रहा था, बार-बार मुझे एक चीज़ का एहसास होता था कि क्योंकि मैं कोरिलेट करता था छुट्टियों में आकर के अपने शहर के साथ कि जो टैलेंट, जो मेधा, जो प्रतिभा यहाँ के बच्चों में है, उनको अगर सही प्लेटफ़ॉर्म मिले, तो शायद वो ऐसा कुछ कर सकें जो कि बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहर में रहने वाले बच्चों के पास उनको खड़ा कर सके। और ये आवाज़ निरंतर मेरे अंदर चला करती थी, बस ये नहीं समझ में आ रहा था कि कब मैं वो प्लंज लूँ और कब मैं अपने शहर को वापस लौटूँ। 2016 में फाइनली वो मौका आया और हमारा स्कूल जो मेरे फादर ने एस्टैब्लिश किया था केवल 40,000 रुपए की रकम के साथ, वो एक ऐसे मुकाम पर था जहाँ से हम लोग या तो उस स्कूल को बहुत स्केल अप कर दें और या जो बदलते दौर में जिस तरह की ज़रूरतें थी जो पेरेंट्स की, एजुकेशन की, बच्चों की, उसमें वो करंट रिसोर्सेज के साथ सर्वाइव करना उसके लिए हो सकता था कि आगे आने वाले दौर के लिए मुश्किल हो जाए। 2016 में मैं और मेरी बैंकर वाइफ दोनों वापस दरभंगा लौटे और मैं बिल्कुल ईमानदारी से अगर कहूँ तो पहले 2-3 महीने हम लोग बिल्कुल ब्लैंक थे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम शुरुआत कहाँ से करें। हमारे पास अनुभव तो बहुत था, लेकिन हमारे पास शिक्षा क्षेत्र में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं था। हमें ये नहीं मालूम था कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तमाम पेरेंट्स के साथ बात किया, बहुत सारे बच्चों के साथ बात किया, बहुत कुछ रिसर्च किया, पढ़ा, दूसरे स्कूल के जो बड़े स्कूल हैं उनके जो मैनेजमेंट है उनसे बात की और फिर मैंने डायरी में कुछ चीज़ें अपने लिखी। वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने वो क्या लिखा और कैसे उन चीज़ों पर जब हमने उन चीज़ों को अमली जामा पहनाया, जब उनको इम्प्लीमेंट किया, तो 2016 से लेकर 2022 सालों में, पिछले 6 सालों में हमारे जो स्कूल्स हैं, इट हैज़ ग्रोन बाय 6 टाइम्स। यानी अगर मैं एक्स पर था आज से 6 साल पहले, तो आज मैं 6x पर हूँ। जो पहली चीज़ हम लोगों ने डिसाइड की उस सारे वार्तालाप के बाद, वो ये थी कि एकेडमिक्स यानी जो पढ़ाई लिखाई है, हम उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे स्कूल में। और शायद उसी का रिजल्ट है कि इस बार 2022 में जो बिहार स्टेट की टॉपर है सीबीएसई बोर्ड की, वो हमारे स्कूल से है। दूसरी चीज़ जो हमने निर्णय किया, वो हमने निर्णय किया को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी के बारे में। आप अगर बिहार के स्कूल या पूर्वोत्तर के स्कूलों को देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि वो फोकस या वो ताकत स्कूल मैनेजमेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर नहीं लगाती हैं, जो आम तौर पे वो पढ़ाई के क्षेत्र में लगाती हैं। देखिए, होता ये है कि अगर हम 21st सेंचुरी स्किल की बात करें तो आप कोई भी हम राइटअप उठाते हैं, 4C की बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल में स्कूली बच्चों के लिए। क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये 4 स्किल में अगर आप इनको देखें तो 2 स्किल्स तो ऐसी हैं जो आपको पढ़ाई दे ही नहीं सकती।
कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पढ़ाई दे ही नहीं सकती और कोलैबोरेशन आपको पढ़ाई सिखा ही नहीं सकती। यानी कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई के अलावा स्कूल में ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसके साथ आप आने वाले जीवन के लिए तैयार हो सकें। और इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले को स्कॉलस्टिक कैलेंडर को तैयार किया, जिस जुनून के साथ और जिस नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसी नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ हम लोग अपने एनुअल स्पोर्ट्स और एनुअल फंक्शन को भी करेंगे। ये हम लोगों ने दूसरा एक बड़ा यहाँ पर चेंज किया। तीसरा जो मेरे अलग अलग राज्य में काम करने के अनुभव से मुझे समझ में आई थी बात, वो ये थी कि जो हमारे अंदर के टैलेंट हैं यहाँ के बच्चों में, या जो मेधा प्रतिभा है, उसमें कमी नहीं है। कमी है कि जब वो संप्रेषित करते हैं अपने आप को, जब वो अभिव्यक्त करते हैं अपने आप को, तो वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से बड़े शहर के बच्चे कर पाते हैं। क्या वो ऐसी स्किल्स हैं जो आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद भी उस बच्चे के लिए उतने ही मायने रखेगा जितना कि आज उसके लिए इंपॉर्टेंट है स्कूल के अंदर। यानी वो चीजें जो उसके पर्सनैलिटी का हमको हिस्सा बनाना है, ताकि आने वाली जिंदगी के लिए वो बेहतर अपने आप को तैयार कर सके। एक मिशन वॉवेल हमने लॉन्च किया। सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़े तामझाम में मैं ऐसे भी यकीन नहीं करता हूं। वॉवेल 5 लेटर से बना एक इंग्लिश अल्फाबेट का शब्द AEIOU। पहला ए हमने स्टैंड किया, उसका मतलब था अटेंडेंस। सिंपल सी चीज है, बच्चों की जिंदगी में रेगुलरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और इसीलिए अटेंडेंस सुनने में जितना भी सिंपल लगे, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी स्कूल, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए रेगुलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन। हम लोगों ने पूरी तरह से अंग्रेजियत का माहौल बनाया है। अंग्रेजियत का माहौल इसलिए नहीं है कि मुझे अंग्रेजी से मोहब्बत है, अंग्रेजियत का माहौल इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी हमारी जरूरत है। और ये अंग्रेजी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम इसको प्यार करें, इससे नफरत करें, ये ग्लोबल भाषा है। हमारी कोशिश ये थी कि हम ऐसा माहौल दें इस शहर के अंदर, जो माहौल उनको अनफॉर्चुनेटली या इंसिडेंटली समाज नहीं दे पा रहा है। हमारे शहर में बेंगलोर, बॉम्बे या दिल्ली की तरह जब आप बाजार में जाते हैं तो आप दुकानदार से अंग्रेजी में नहीं बात करते हैं। आप जब घरों में जाते हैं तो मम्मी पापा के साथ बच्चे अंग्रेजी में नहीं बात करते हैं। तो ये बच्चा कब सीखेगा? ये बच्चा तब सीखेगा जब इसको आप 4, 5, 6 घंटे के लिए सही एक ऐसा वातावरण दें जिसके अंदर ये बेझिझक, बेहिचक, बिना इस बात से घबराए हुए कि मैं गिर जाऊंगा तो क्या होगा, ये कोशिश करे। और ये स्कूलों का फर्ज है, और ये हमने किया। मेरा आई जो है वो था इनटॉलरेंस टू इनडिसिप्लिन। अनुशासन जीवन में बहुत आवश्यक है। ये बच्चे आज से 15 साल, 20 साल के बाद भले किसी कंपनी में काम करें, भले भारतीय सरकार के लिए काम करें, भले किसी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, अनुशासन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत आज और कल की बात नहीं है, जीवन पर्यंत चीज है, इंपॉर्टेंट। और इसीलिए अनुशासन को हमने मान लिया कि ये हमारी आत्मा है और इस पे हम समझौता कतई नहीं करेंगे। ओ स्टैंड्स फॉर अस इज ऑन टाइम। क्यों ऑन टाइम के बारे में बात कर रहा हूं या पंक्चुअलिटी की बात कर रहा हूं? बच्चे हमारे यहाँ आते हैं 7:30 के बाद घंटी बज जाती है, हम उनको एंट्री स्कूल में नहीं देते हैं। इसको लेकर के हमारी तमाम बार गार्जियन से बहस हो चुकी है। बच्चे कई बार रो भी देते हैं, लेकिन मैं इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं और ना मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा, क्योंकि पुरानी एक कहावत है कि इफ यू स्वेट मोर इन पीस यू विल ब्लीड लेस इन वॉर। अगर आज इस शांतिप्रिय माहौल में हमारा पसीना अधिक बहेगा तो कल जब जंग होगी तो हमारा खून कम निकलेगा, और ये ट्रेनिंग का हिस्सा है इनके। इसलिए ये हम लोग इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो ओ स्टैंड्स फॉर अस इज ऑन टाइम। और 5वां जो हमारे लिए लेटर है अल्फाबेट का, वो है वॉवेल का, वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का, अपीयरेंस। क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल दुनिया में है, एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रभाव क्रिएट करने के लिए, कोई भी इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत कम टाइम स्पैन होता है, और इसीलिए आपके कपड़े मायने रखते हैं। और इसीलिए मैं यूनिफॉर्म को लेकर के बहुत ही अधिक स्ट्रिक्ट हूं। हमारे स्कूल का पूरा जो इकोसिस्टम है बहुत ही स्ट्रिक्ट है यूनिफॉर्म को लेकर के। ये 5 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमारे स्कूल में जब मैं आया, यहाँ पर नियत तो थी लेकिन हमारी हैसियत नहीं थी। हैसियत नहीं थी मतलब हमारे पास फाइनेंशियल हैसियत नहीं थी कि हम चीज़ों को स्केल अप कर सकें। और वहाँ मुझे लगता है कि हमने बहुत जी तोड़ मेहनत की है पिछले 5-6 सालों में। मैं अगर अपना उदाहरण दूं, मैं अपने स्कूल के इर्द गिर्द लगभग 50 से 55 गाँव में और इलाकों में और कस्बों में, मोहल्लों में खुद गया हूँ। दरवाजे खटखटाए हैं मैंने और लोगों से बात की है अपने स्कूल के बारे में। पर्चियां मैंने खुद बांटी हैं, क्योंकि एक चीज मैं हमेशा मान के चलता हूं, जो एंटरप्रेन्योर है उसको जूते सिलने से लेकर चंडी पाठ तक खुद करना पड़ेगा। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो शर्म का काम है। हर काम
आपको एक गर्व देता है, हर काम आपके लिए एक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है आपको आगे बढ़ाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको 2016 से 2022 की कहानी बताऊं तो आज हम लोग लगभग अपना जो साइज और स्केल है उसको 5 से 6 गुना कर चुके हैं। जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट में 4 बसेस थी, आज के डेट में हमारे पास 32 गाड़ियां हैं। और ये इसीलिए ऐसा हो पाया क्योंकि जो पेरेंट्स की डिमांड थी, जो उनके एस्पिरेशंस थी, वो चेंज कर रही थी और हमको अपने आप को उनके जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ एडजस्ट करना था। एक जो हमने इसके बाद बहुत बड़ा स्टेप लिया जिसने कि पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, वो था कोविड के दौरान। कोविड के दौरान जब तमाम स्कूल, तमाम कॉलेज पूरी तरह से बंद हो चुके थे, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट किया। मैं आज खड़ा होकर इस प्लेटफॉर्म से चुनौती के साथ कहता हूं इस बात को कि जो भी लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज जो है फेलियर था, मैं कहता हूं कि ऑनलाइन क्लासेज फेलियर नहीं था, ऑनलाइन क्लास करने वाले फेलियर हो गए। क्योंकि वो जब ज्यादातर लोग जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर टीचर्स गए, वो आउटस्मार्ट कर दिए गए स्टूडेंट्स के द्वारा। स्टूडेंट्स उनसे बेहतर तैयार थे उस टेक्नोलॉजी के लिए और इसीलिए वो लोग समझ ही नहीं पाए कि इस प्लेटफॉर्म को हमें हैंडल कैसे करना है। यहीं पर हम लोगों ने डिफरेंस क्रिएट किया। मेरा एक एक टीचर, जब ऑनलाइन क्लास हमने स्टार्ट किया 2 अप्रैल 2020 में, एक एक टीचर ने 150 घंटे की मिनिमम ट्रेनिंग की थी उस ऑनलाइन क्लास में पहला क्लास लेने के पहले। और वो मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उसने हमारी टीम को कॉन्फिडेंस दिया कि हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। हम अगर हमारे कभी इस तरह के मौके आ जाएं जब हमें समझ में नहीं आएगा, तब भी हम अपने आप को एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ते हुए अपने आप को इस परिस्थिति के लिए तैयार कर सके हैं। तो दैट वाज अ बिग बिग टर्निंग पॉइंट। और मुझे लगता है कि मैं 2016 से 2022 के बीच में मैं कितना कामयाब हूं या मैं नहीं हो पाया हूं, ये दुनिया भले डिसाइड कर पाए, लेकिन मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह रहा हूं और बड़ी सच्चाई के साथ इस बात को कहता हूं कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा खुश इंसान हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूं अपने अनुभव के आधार पे कि इच्छा और शिक्षा, ये दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। तो कई बार ऐसा होगा कि जो शिक्षा में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं होंगी और जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। इसीलिए आपको जीवन में कुछ पाने से पहले तपना होगा, आपको पूरी मेहनत करनी होगी। एक छोटी सी कविता स्टूडेंट्स के लिए जो मैं हमेशा उन्हें सुनाया करता हूँ कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें मार्ग सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू।